Hello, Assalamu alaikum. My name is Syed Hasnain Jilani and I am from Panacea Institute CSS PMS Multan. Dear aspirants, PMS, आप लोगों को इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर आता है पीएमएस के एग्ज़ाम में, उसमें क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको चॉइस दी जाती है कि आप एप्लीकेशन लिख लीजिए या आप लेटर लिख लीजिए। तो आज हम एप्लीकेशन राइटिंग के मुतालिक बात करेंगे। लेटर राइटिंग का लेक्चर मैं फिर अपलोड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। तो आज हम एप्लीकेशन को देखते हैं। मेन हेडिंग मैंने इसकी दी है पीएमएस एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का जो सवाल आता है, और यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। ये 2021 का जो पीएमएस का पेपर हुआ था उसी में से मैंने स्टेटमेंट उठाई है। ये एग्जामिनर कहता है जी कि राइट एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द इमरजेंसी वार्ड। अच्छा, स्टेटमेंट में से आपने सबसे पहले 3 चीजों को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन आप लिख किसको रहे हो? तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख रहे हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। दूसरी आपने ये चीज देखनी है, अच्छा इसको मैं कर देता हूं येलो कलर का। दूसरी चीज आपने देखनी है कि आप जिस शख्स को एप्लीकेशन लिख रहे हो उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, वो किस इदारे का है, किस डिपार्टमेंट का है। तो स्टेटमेंट में से दूसरी चीज आपने ये ढूंढनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये आ गया वो उस शख्स का ओहदा, उस ऑफिसर का ओहदा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया उस ऑफिसर का इदारा या उसका डिपार्टमेंट। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तीसरी चीज आपने ये ढूंढनी है कि वो इदारा किस जगह पर है। अब 2021 में ये जो स्टेटमेंट आई थी, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी, इसमें वो जगह नहीं लिखी हुई। तो आप फर्ज कर लीजिए कि ये हम लिख रहे हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल है लाहौर में, इस्लामाबाद में या मुल्तान में। ठीक है, तो ये 3 चीजें सबसे पहले आप डिटरमिन कीजिए और इसको हम कहते हैं हेडर। अब आते हैं हम नीचे, ये देखो जी। अब हेडर के अंदर हमने वही 3 चीजें किस तरीके से लिखनी है। सबसे पहले नंबर पे आएगा ओहदा, उसका डेजिग्नेशन जिसको आप लिख रहे हो, द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। द हमने यहां पर ऐड करना है, टी कैपिटल आएगा, मेडिकल का एम कैपिटल, सुपरिटेंडेंट का एस कैपिटल। यानी कि ये उर्दू में मैंने देखे लिखा हुआ है, ओहदा आएगा सबसे पहले और उसके बाद आएगा कॉमा। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये है उसका इदारा, तो ये भी हम कैपिटलाइज करके लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट का डी कैपिटल और हॉस्पिटल का एच कैपिटल और उसके बाद कॉमा। ये बात याद रखिएगा कि ये सबसे पहले नंबर में, ये जो हेडर हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, यानी एप्लीकेशन का जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए और सबसे पहले लिखिए ओहदा, द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उसके बाद लिखिए इदारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और हमें स्टेटमेंट में क्योंकि वो प्लेस नहीं दी गई थी, जगह नहीं दी गई थी, तो हमने फर्जी तौर पर यहां पर लिख लिया मुल्तान और आखिर में लगा दिया फुल स्टॉप, यानी कि आखिर में आ गई जगह। ये देखें उर्दू में आपके लिए मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, एग्जाम में यूं ना लिखाना कि जैसे ब्रैकेट में मैंने ओहदा लिखा हुआ है या इदारा लिखा हुआ है, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब फिर इसको देखते हैं। द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद आ गया कॉमा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद आ गया कॉमा, और मुल्तान, उसके बाद आ गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये पंक्चुएशन याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, लॉजिकली समझिए। द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इसके बाद अभी आपकी बात चल रही है तो कॉमा लगाइए।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसके बाद भी आपकी बात अभी चल रही है तो कॉमा लगाइए। मुल्तान, यहां अगर आपकी बात खत्म हुई है तो फुल स्टॉप लगाइए। लॉजिकली समझिए, इसको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो हेडर होता है इसमें हम कैपिटलाइजेशन ज़रूर करते होते हैं, कैपिटल लिखते हैं वर्ड्स को, जैसे टी कैपिटल, फिर मेडिकल का एम कैपिटल, फिर सुपरिटेंडेंट का एस कैपिटल, फिर डिस्ट्रिक्ट का डी कैपिटल, हॉस्पिटल का एच कैपिटल और मुल्तान का एम कैपिटल। ये तीन चीज़ें ढूंढ ली। उसके बाद हम आते हैं फिर स्टेटमेंट पे, फिर दोबारा से पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर insufficient supply of medicine in the emergency ward। अच्छा, अब चौथी चीज ये है कि आपका इशू क्या है। आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका वो किस प्रॉब्लम को एड्रेस करवाना चाहते हो आप। तो जो प्रॉब्लम यहां पर लिखी हुई होगी वो होगा आपका सब्जेक्ट। देखिए, अगला जो मैंने पॉइंट यहां पर लिखा वो लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एस कैपिटल आएगा। और ये देखें, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं सारे। देखें, टी और डी और एम और एस एक ही लाइन में। सब्जेक्ट और उसके बाद आ गया कोलन, सेमी कोलन नहीं लगाना, कोलन। और जैसे जो स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई थी ना, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द इमरजेंसी वार्ड, तो आप बिल्कुल वैसे का वैसा इसको सब्जेक्ट बना के लिख दो, insufficient supply of medicine in the emergency ward। ठीक, और उसके बाद बिल्कुल उसी लाइन में लिखो सर और उसके बाद लगाइए कॉमा। अब ये देखें, ये 2 नंबर है, इसके 2 मार्क्स हैं इस हेडर के। हेडर के बाद फिर एक सब्जेक्ट मैटर यानी मेन बॉडी होती है जिसमें आप अपनी बात करते हो, और फिर क्लोजिंग देते हो। क्लोजिंग में लिखते हो आप ट्रूली योर्स, ट्रूली का टी कैपिटल, योर्स का वाई स्मॉल। अच्छा, योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी हरगिज नहीं देनी, हरगिज नहीं देनी। और इसके बाद कॉमा और एक्स डॉट वाई डॉट और जेड, यानी एक फर्जी नाम आ गया यहां पे। अब फिर समझिए इसको, फिर देखिए दोबारा। तो हम स्टेप नंबर 1 पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसमें से 3 चीजें निकाल लेंगे। नंबर 1 ओहदा क्या है, नंबर 2 वो उसका इदारा कौन सा है, नंबर 3 प्लेस कौन सी है। उनको इसी 3 जगहों के ऊपर हम लिख देंगे। पहले नंबर के ऊपर उसका डेजिग्नेशन, दूसरे नंबर के ऊपर उसकी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट, तीसरे नंबर पे उसका प्लेस। ठीक, अच्छा, फिर हमने स्टेटमेंट में से एक चौथी चीज निकालनी है और वो है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है, देखें, आज से कोई 10 साल पहले सब्जेक्ट लिखने का रवाज नहीं था एप्लीकेशंस में, बल्कि आजकल तो लेटर्स में भी सब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं। देखिए, उसकी वजह ये है कि ऑफिशियल्स के पास, ऑफिसर्स के पास एप्लीकेशंस बहुत सारी होती हैं, तो सारी एप्लीकेशन पढ़ने का टाइम नहीं होता, लिहाजा सब्जेक्ट लिखना बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर है, ताकि उसे सब्जेक्ट पढ़ते ही पता चल जाए कि ये एप्लीकेशन किस बारे में है। तो ये इसका फ़ायदा जो एप्लीकेंट होता है उसको भी जाता है, जो एप्लीकेशन लिख रहा होता है उसको भी जाता है, यानी वो क्लियरली स्टार्ट में ही बता देता है। यूं समझ लें कि भाई ये आपके एप्लीकेशन का हेडिंग है, ये आपकी एप्लीकेशन का हेडिंग है जो सब्जेक्ट है। ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जिसको एप्लीकेशन लिखी जा रही है तो उसको भी सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि भाई ये किस बारे में है। ठीक, इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द इमरजेंसी वार्ड, तो ये वैसे का वैसा हमने लिखा और उसके बाद लिखा सर। अब देखें, इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट है और ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, टी और डी और एम और एस और स, और उसके बाद सर के बाद हमने लगा दिया कॉमा। ठीक, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का अभी मैं आपको मेथड बताता हूँ, बड़ा मज़े का मेथड है और आप इंजॉय करोगे उसको समझ के कि आपने सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखना है। और आखिर में आपने कर देनी है क्लोजिंग। मार्क्स डिवीजन आप देख लें कि ये जो शुरू में आप ये जो चीज़ें लिख रहे हो, उसका डेजिग्नेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट और प्लेस और सब्जेक्ट और सर, इसके 2 मार्क्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो आप क्लोजिंग कर रहे हो, जब आप ट्रूली योर्स लिख रहे हो,
अच्छा, ट्रूली योर्स मैं बड़ा सेफ एंड पे रह के सजेस्ट करता होता हूँ कि ट्रूली योर्स लिखा जाए, क्योंकि हर किसी को लिखा जा सकता है, अफसरों को भी लिखा जा सकता है और सबॉर्डिनेट्स को भी लिखा जा सकता है ट्रूली योर्स। योर्स ट्रूली भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ट्रूली योर्स भी ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते होते। ये जो ऊपर कॉमा लगता है ना, जिसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, वो नहीं लगाते। हाँ, ट्रूली योर्स के बाद कॉमा ज़रूर लगा दीजिए और एक्स डॉट वाई डॉट और जेड लिख दीजिए, तो ये आपका एक फर्जी नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसके भी 2 नंबर है। अब 2 मार्क्स हेडर के, 2 मार्क्स क्लोजिंग के और 6 मार्क्स होते हैं आपके सब्जेक्ट मैटर के। ये जो मेन बॉडी होती है आपके लेटर की, उसके 6 मार्क्स हैं। अच्छा, अब बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर अगर हम सिर्फ हेडर और फुटर ही लिखाएं तो हेडर और क्लोजिंग ही दे आएँ तो भाई ये तो बड़ी नामुनासिब सी बात है। आप कल को अफसर बनोगे और आपके पास अगर ऐसी एग्जाम्पल, ऐसी एप्लीकेशन आए कि जिसमें सिर्फ हेडर और फुटर लिखा हो और बीच में लिखा ही कुछ ना हो, तो कैसा फील करोगे आप? तो ऐसा ही एग्जामिनर फील करता है हुजूर। तो लिहाजा सब्जेक्ट मैटर लिखना बड़ा आसान है, कैलकुलेटेडली उसको देख लेते हैं कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब इसको समराइज करूं मैं। सबसे पहले हमने पढ़नी है स्टेटमेंट, उसमें से निकालनी है 3 चीज़ें, और अगर कोई प्लेस मिस हो या कोई इदारा मिस हो तो हमने को फर्जी इदारा लिख लेना है, फर्जी प्लेस लिख लेनी है उसकी। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट को हमने कोलन लगाना है और अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को। उसके बाद सर लिखना है, कॉमा लगाना है, और आखिर में हमने फुटर दे देना है उसका, या क्लोजिंग दे देनी है उसकी, ट्रूली योर्स कह के। अब हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर की तरफ। देखिए जी, ये फिर मैंने दोबारा स्टेटमेंट आपके लिए लिखी है। स्टेटमेंट है, राइट एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द इमरजेंसी वार्ड। अब सब्जेक्ट मैटर जो है इसका, इसको मेन बॉडी भी बोलते हैं। 6 पॉइंट्स होते हैं ना, 6 पॉइंट्स लिखा हुआ, 6 मार्क्स होते हैं इसके, एम कैपिटल 6 मार्क्स है इसके। अच्छा नहीं, पॉइंट मैंने लिखा था कि 6 पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, सॉरी, 6 पॉइंट्स हमने बनाने हैं और उसके 6 मार्क्स हैं, ठीक है। अब 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप इशू बताइए, इशू क्या है। उसके बाद नंबर 2 पे आप इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस लिखिए। ये मैं बताता हूं डिटेल में, इस पे गपशप अभी लगाते हैं। फिर नंबर 3 पे कोई एक फैक्ट लिखिए। 4th पॉइंट आप अपना बनाइए कि जो मसला, जो इशू आप जिसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसकी संगीनी बताइए, उसकी अहमियत बताइए। ग्रेविटी का मतलब होता है उसकी वेटेज, उसकी सीरियसनेस बताइए, या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बता दीजिए। 5वें नंबर पे रिक्वेस्ट कीजिए, इसमें बाज़ औक़ात सजेशन भी दी जा सकती है। और आखिर में ग्रेटिट्यूड यानी उसका थैंक यू बोलिए। तो हुजूर 6 पॉइंट्स बनाइए इसके, और यूं समझ लीजिए कि एक एक पॉइंट का एक एक नंबर है। अच्छा, इसी पैटर्न से अगर आप चलोगे, जैसे मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, तो कोहेरेंस भी खुद ब खुद बंध जाएगी और एप्लीकेशन बड़ी ही लॉजिकल और मंतकी तौर पर आप लिख पाओगे। जैसे अब एक दफ़ा हम फिर देखते हैं कि टॉपिक क्या था। राइट एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ your district hospital for insufficient supply of medicine in the emergency ward। अब देखें मैंने इशू क्या लिखा। This is to bring to your attention। इस लाइन को बेशक आप याद कर लो, that तो यहां पर आ गया ना कंजंक्शन। This is to bring to your attention कि ये चीज आपकी तवज्जो में लानी है, that the supply of medicine in the emergency ward does not meet the demand of the cases। ये मेरे जहन में आया तो मैंने इसको इस तरीके से इशू को यूं लिख दिया। आप यंग ब्लड हो सारे, बहुत अच्छा लिख सकते हो,
तो पहला पॉइंट बताने का मतलब ये है मेरा कि फर्स्ट पॉइंट में है आप इशू को बताओ कि इशू क्या है. This is to bring to your attention that the supply of medicine in the emergency ward does not meet कि जो मेडिसिन की सप्लाई है इमरजेंसी वार्ड में does not meet the demand of the cases. जो केसेस आते हैं इमरजेंसी वार्ड में उससे मुताबिकत नहीं रखती, उसको मीट नहीं करती. ये आ गया इशू. इशू के बाद आप दीजिए इंफॉर्मेशन या अपनी कोई ऑब्जर्वेशन बताइए या अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए. जैसे कि मैंने लिखा एज अ कंसर्न्ड सिटीजन आई हैव नोटिस्ड दैट. अब यहां आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी. अच्छा, या आप कोई यूं भी हवाला दे सकते हो, या पहले से पढ़ते हैं, एक मिनट ठहरिएगा, दोबारा पढ़ते हैं. एज अ कंसर्न्ड सिटीजन आई हैव नोटिस्ड दैट पेशेंट हु कम टू द इमरजेंसी वार्ड for urgent medical attention are not receiving the necessary medication due to the shortage of medicine. ठीक है. आपने कहा कि दी मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं क्योंकि एक जिम्मेदार शहरी हूं, मैंने एक कंसर्न सिटीजन हूं और मैंने नोटिस किया है कि जो पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी वार्ड में अर्जेंट मेडिकल अटेंशन के लिए आर नॉट रिसीविंग, और उनको नहीं मिलती नेसेसरी मेडिकेशन ड्यू टू की जगह यहां पर लिखें बिकॉज ऑफ. BECAUSE, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन. ठीक है. अच्छा, अब मैंने यानी इंफॉर्मेशन आपने क्या दी, ऑब्जर्वेशन क्या दी. अच्छा, यहां पर ये तो ऑब्जर्वेशन दे दी ना. इंफॉर्मेशन ऐसे भी दे सकते हो आप कि भाई यूं कह सकते हो कि इस संडेज के न्यूज़पेपर में एक फीचर छपा है पूरा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर सफिशिएंट सप्लाई नहीं है मेडिसिन की. मतलब आप लिखो कि इट इज पब्लिश्ड, इट वॉज पब्लिश्ड इन द संडे न्यूज़पेपर दैट द पेशेंट्स who come to the emergency ward for urgent medical attention are not receiving the necessary medication because of the shortage of medicine. यूं लिखो आप कि the past Sundays newspapers, a couple of newspapers of past Sundays published features that the patients who come to the emergency ward for urgent medical attention are not receiving the necessary medication. आप यूं लिख दो. तो यानी कोई अपना एक्सपीरियंस लिख दो. एक्सपीरियंस यूं लिखा जा सकता है कि लास्ट वीक आई took my friend to the emergency ward who needed an urgent medical attention but was not able to receive the necessary medication because of the shortage of medicine. तो हुजूर पहले नंबर पे आप इशू बताइए, दूसरे नंबर पे आप बताइए कोई इंफॉर्मेशन दीजिए, कोई ऑब्जर्वेशन दीजिए, कोई एक्सपीरियंस दीजिए. उसके बाद लिखिए फैक्ट. फैक्ट क्या है? लॉजिकल फैक्ट लिखिए. क्या? It is essential to maintain the quality of healthcare services offered by our district hospital. अब ये एक फैक्ट है कि भाई ये चीज़ लाजमी है कि हेल्थ केयर की क्वालिटी को मेंटेन करे, हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करे. कौन मेंटेन करे? हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो. और ये फैक्ट है भाई, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना चाहिए. देखे ना, इसमें कोई आप बात कोई घड़ के तो नहीं बता रहे, ये लॉजिकल एक फैक्ट बता रहे हो आप. तो तीसरे नंबर पे आपने दे दिया फैक्ट.
चौथे नंबर पे आप लिखिए ग्रेविटी, संगीनी, नेगेटिव इफेक्ट कौन से हो सकते हैं ये जो आप इशू बयान कर रहे हो इसके। अब देखें, अब मैंने यहां से इफ से बात शुरू की। इफ द इशू परसिस्ट्स, अगर ये मामला इसी तरीके से रहता है, परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, कॉमा, द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ पेशेंट्स वुड बी एट रिस्क। अगर ये मसला हल नहीं होता और ये इशू यूं ही रहता है तो जो लाइफ और हेल्थ है पेशेंट की वुड बी एट रिस्क, तो वो खतरे में रहेगी, खतरे में होगी। तो ये आपने संगीनी भी बता दी और उसके बाद उसके नेगेटिव फैक्ट्स भी बता दिए। यहां देखो बेटे, मैंने एक एक लाइन लिखी हुई है, सिर्फ आप कम से कम इस एक लाइन को तो जहन नशीन करो ना कि क्या, कि पहले नंबर पे हमने इशू बताना है, दूसरे नंबर पे एक लाइन में हमने इंफॉर्मेशन देनी है, तीसरे नंबर पे फैक्ट देना है, चौथे नंबर पे उसकी संगीनी ग्रेविटी बतानी है या उसके नेगेटिव फैक्ट्स बताने हैं। यानी एक एक लाइन जहन में रखो, आप देखो कि कोहेरेंस बनती है कि नहीं। उसके बाद हुजूर आप रिक्वेस्ट कीजिए, और रिक्वेस्ट किस तरीके से, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू एड्रेस दिस इशू एंड इंश्योर that the emergency ward has an adequate supply of medicine. या यूं भी आप कर लिख सकते हो, this is requested that you take the necessary step. अच्छा, you should ना कहिएगा, you के फौरन बाद फिर take लगाइएगा कि आप necessary steps लें, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को विदाउट मोडाइल वर्ब्स यूज किया जा सकता है ये सेंस देने के लिए कि आप ऐसा करो। अगर शुड लगाएंगे तो आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो एक अनमैनरली सी बात हो जाएगी कि ऑफिसर को हम यूं कैसे क्यों कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। या तो ये तरीका है इसका कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू एड्रेस दिस इशू एंड इंश्योर, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि दिस इज टू रिक्वेस्ट दैट यू टेक, यू शुड टेक ना लिखिए, ठीक है, या यू विल टेक ना लिखिए, फिर लिखिए यू टेक, इसको यूं हटा देते हैं। ये देखिए, अब ये बन गया दिस इज टू रिक्वेस्ट दैट, या दिस इज रिक्वेस्टेड दैट भी लिख सकते हो। अच्छा, ये ना चीज़ें कुछ आप मेमोराइज कर लो, जैसे शुरू में हमने ये लिखा था कि दिस इज टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, और आखिर में जो हम ये लिख रहे हैं दिस इज टू रिक्वेस्ट दैट या दिस इज रिक्वेस्टेड दैट, टेक दो दफा हो गया, दैट यू टेक द नेसेसरी स्टेप्स, यहां शुड वुड वगैरह ना लगाइए, तो यूं भी इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। नेसेसरी स्टेप्स लें टू एड्रेस दिस इशू एंड इंश्योर दैट द इमरजेंसी वार्ड हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन, और आखिर में शुक्रिया अदा कीजिए, ये मैनर्स में आता है, एप्लीकेशन के मैनर्स में। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, ठीक है। तो ये हुजूर आ गए 6 पॉइंट्स आपके, इसको इसी अंदाज में याद कीजिएगा, इशू, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, ग्रेविटी, रिक्वेस्ट, ग्रेटिट्यूड। अच्छा, ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्रिया और ग्रेविटी का मतलब है संगीनी, सीरियसनेस ऑफ द इशू। अच्छा, अब ना इसको मैंने एक मुकम्मल एप्लीकेशन की सूरत में लिखा है, आप ज़रा इसको देखिएगा। ये एक दफ़ा फिर मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी, ओके। अब मैंने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की, द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, कॉमा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉमा, मुल्तान, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द इमरजेंसी वार्ड, सर। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट का ख्याल कीजिएगा हुजूर, मार्जिन का, ये आपने लेफ्ट मार्जिन पे लिखने हैं सारे, ठीक। अच्छा, उसके बाद दिस इज टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट द सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द इमरजेंसी वार्ड डज नॉट मीट द डिमांड ऑफ द केसेस, ये देखें यहां तक आ गया अब इशू। उसके बाद एज अ कंसर्न सिटीजन आई हैव नोटिस दैट द पेशेंट्स हु कम टू द इमरजेंसी वार्ड फॉर अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट आर नॉट रिसीविंग द नेसेसरी medication
बिकॉज ऑफ, ड्यू टू यहां पर ना लिखें, बिकॉज ऑफ लिखें। अच्छा, ड्यू टू की जगह बिकॉज ऑफ क्यों लिखवा रहा हूं मैं, ये आप वो जो प्रेपोजिशन की मेरी सीरीज़ है यहीं यूट्यूब पे मौजूद है, उसको देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ड्यू टू को हटवा के तो बिकॉज ऑफ क्यों लिखा है यहाँ पर मैंने, क्योंकि अब इस पे बहस की मैंने तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। अच्छा, इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। If the issue persists, the life and health of patients would be at risk. और उसके बाद आपने कहा आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल टेक, अच्छा या तो यूं लिख लें या फिर यूं लिख लें जैसे यहां पर लिखा है दिस इज टू रिक्वेस्ट दैट या दिस इज रिक्वेस्टेड दैट। फिर देखिए, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल टेक नेसेसरी स्टेप्स to address this issue and ensure the emergency ward has an adequate supply of medicine। और उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए और फिर लिखिए थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इसको भी बेशक याद कर लीजिए इस लाइन को। बाज़ बच्चे लिखते हैं थिंकिंग इन एंटिसिपेशन, या फिर कुछ यूँ लिखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड कंसिडरेशन, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आखिर में लिखिए ट्रूली योर्स और आखिर में XYZ। ठीक है बेटे, तो ये आप लोगों के सामने एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट है। अच्छा, अब बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, हेडर में। हेडर मैंने बड़ी डेप्थ में आपको स्टार्ट में बता दिया है। और गलती कहाँ पर करते हैं, फुटर में या क्लोजिंग में, इसमें गलती मत कीजिए। जहाँ तक रही सब्जेक्ट मैटर की बात, तो सब्जेक्ट मैटर को मेरे 6 पॉइंट एजेंडा जो है जो 6 पॉइंट एजेंडा है उसको सामने रखते हुए आप लिखिए। सबसे पहले इशू लिखिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, ऑब्जर्वेशन को एक्सपीरियंस बताइए, अखबार का किसी का हवाला दे दीजिए, फिर फैक्ट बताइए, फिर उसकी ग्रेविटी बताइए, फिर रिक्वेस्ट कीजिए, फिर आखिर में शुक्रिया अदा कर दीजिए। तो ये आपका सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा। और इसमें एक एक लाइन भी लिखे तो बेटे 6 लाइनें बनती हैं, 6 लाइन्स बनती हैं, 1 2 3 4, मतलब 6 सेंटेंसेस भी आप लिखो तो अच्छा खासा। ये तो क्योंकि कंप्यूटर पे मैंने लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा लग रहा है ये। जब आप कोई 6 सेंटेंसेस लिखोगे अपनी हैंड राइटिंग में, जब आप लिखोगे तो वो अच्छा खासा मवाद होगा। ठीक है, तो मिनिमम मेरी तरफ से 6 लाइंस जो हैं वो सब्जेक्ट मैटर के अंदर होनी चाहिए या मेन बॉडी में होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम है ज़्यादा लिखो, ज़्यादा जहन में आ रहा है ज़्यादा लिखो, लेकिन कोहेरेंटली लिखो, इधर उधर की ना हांको। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अब मैं अगला जो लेक्चर है वो मैं आप लोगों को सेंड करूँगा लेटर राइटिंग के ऊपर, ताकि दोनों में से जो आपको दिल करे, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, तो आप उसके ऊपर वो अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।